जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है। ऑलरेडी 17 फरवरी 2025 में इसी साल से ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया गया है। मैंने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ही रिसेंटली ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और अब जाके थोड़ा सा प्रोसेस इनका स्ट्रीमलाइन हुआ है। बहुत सारे इसमें शुरुआत में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे जिसमें उनको पता भी नहीं था कि उनको कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। किसी को जो बैचलर्स के स्टूडेंट है खास करके जो कि कंडीशनल लेटर पे अप्लाई कर रहे हैं, उनकी कैटेगरीज को लेके भी बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे सबके दिमाग में। अब जाके बहुत क्लैरिटी आ चुकी है। जो शुरुआत में अगर आपने जो भी जर्मनी के लिए मान लो अप्लाई करना चाह रहे थे समर इनटेक में 2025 में, उन्होंने ये भी देखा था कि जब ये पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ था तो 6 महीने से 1 साल तक का वेटिंग चल रहा था। वही चीज़ अब रिड्यूस होकर अगर आप अपने पोर्टल में जो उनका नया पोर्टल है उसमें आप अपना फाइल के हिसाब से अगर आप लॉगिन करके देखेंगे, आपका वेटिंग टाइम रिड्यूस होकर 4 to 6 वीक्स के आसपास भी आ चुका है ना। कुछ केसेस में वो 2 हफ्ते भी दिखा रहा होता है। अब ये सारा जो प्रोसेस है जो कि जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा एक समझ सकते हो कि हाइप बना के इंट्रोड्यूस किया था, या कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो इसके बारे में जितनी बातें की थी कि अब अपॉइंटमेंट सबको मिलेगा, प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। अब वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स को कौन सी कैटेगरी में अभी भी दिक्कतें फेस हो रही हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस जो है वो पहले से काफ़ी बेटर निकल के आया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स को इस वाले वीडियो में देखेंगे। इसलिए पूरा वीडियो आप कोशिश करो कि आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपके सारे पॉइंट्स जो भी वीज़ा रिलेटेड है, भले ही आप इस इनटेक समर के लिए हो या आप आने वाले विंटर इनटेक के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सके। हाय, माय नेम इज़ अंशुल शर्मा और मैं हूँ आरके ओवरसीज एजुकेशन से। हम लोग मोस्टली जर्मनी के लिए स्टडी एंड वर्क वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस को, एंड प्लस वीज़ा का पूरा पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने बनाया है जो वो स्टडी वीज़ा के स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाया हुआ है। अब जब ये ऑनलाइन पूरा पूरा प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि डिजिटल वीज़ा प्रोसेस जो जर्मनी काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद में क्या बेनिफिट्स एज ए स्टूडेंट आपको इसमें मिल सकता है, या क्या उनको ऐसा बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी, प्लस अभी भी क्या क्या चैलेंजेस एज ए स्टूडेंट आप फेस कर सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में, वो सारे टॉपिक्स को इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोसेस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है डिजिटल वाला, ये काम कैसे करता है। इस प्रोसेस में आपको इनकी जो वेबसाइट जो नई लॉन्च हुई है काउंसलर पोर्टल जो इसको बोलते हैं digital.diplo.de में, उसमें आपको जाना है। आपको एक नया अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस नए अकाउंट को क्रिएट करने के लिए भी आपको 2 ईमेल आईडी चाहिए अलग अलग। फ़ोन नंबर आप अपना नया देंगे। ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर होगा, अगर आपने पहले यूज़ किया होगा वीएफएस वगैरह में, तो उसको मत यूज़ करना। आप उसके थ्रू इसमें अपना ऑनलाइन अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आपके पास में 3 सेक्शन इसमें बने हुए हैं, जिसमें कि आप अपने बेसिक डिटेल्स डालोगे। आपका जो पासपोर्ट के हिसाब से आप कहाँ से हैं इंडिया में, पासपोर्ट डिटेल्स हो गया, ये सब चीज़ आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं। प्लस आप साथ में जो एक विडेक्स फॉर्म पहले चलता था, जो कि जिसमें आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, या जर्मनी में जाके आप कहाँ रहने वाले हैं, पेरेंट्स की डिटेल्स हो गई हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आप इस वाले पोर्टल में सबमिट करते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो अलग से एक सेगमेंट बना हुआ है वो है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने, वो आपको इसमें ऑनलाइन अपलोड करने हैं। अब एक पूरा पूरा प्रोसेस में जो ऑनलाइन अपलोड करने का जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको बहुत तरीके से समझना होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले हम प्रिंट आउट निकाल के और आप वीएफएस में जब जाते थे या एम्बेसी में जाते थे तो आप उनको हैंड ओवर करते थे। अब वही डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपरली स्कैन करने के बाद में उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, एडमिशन लेटर की, ब्लॉक्ड अकाउंट की, आपके पासपोर्ट की, सीवी की, लेटर ऑफ मोटिवेशन की, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्योरली क्लियरली एकदम पीडीएफ फाइल आप बनाओगे और उसमें आप अपलोड करते हो। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, प्लस आपने जो विडेक्स का फॉर्म भी भर दिया है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के हर एक कॉलम, आपके हर एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको पोर्टल बता देता है कि अब आप रेडी हो अपनी फाइल को यहाँ पे सबमिट करने के लिए। आपका जब वो मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में उनका एक अलग से कॉलम बना हुआ है, तब आप अपनी फाइल को जब सबमिट करेंगे, आपकी फाइल जाती है वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट के बाद में फिर एम्बेसी का या कॉन्सुलेट का काम होएगा कि वो आपकी फाइल को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ भी उनको डाउट अगर आएगा, तो आपको एम्बेसी की तरफ से, कॉन्सुलेट की तरफ से मैसेज आ जाता है कि भाई आपके पास में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और आजकल वो उसमें करेक्शन के लिए ऑलरेडी उस
कॉलम को हाईलाइट करके कमेंट लिख के देते हैं। हमें उसी कमेंट में आप रिप्लाई करना है उनको, प्लस जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है या कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको उसमें अपलोड करने का ऑप्शन आता है, आप उसमें री अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझते हैं कि मान लो आपका जो यूनिवर्सिटी था उसका आपका एडमिशन हुआ है समर इनटेक में, ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस जो है वो मान लो मार्च के एंड में शुरू होने वाली और आपका प्रोसेस अभी वीज़ा में पेंडिंग चल रहा है, तो वो आपसे बोल सकते हैं कि आप लेटर ऑफ एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड कराओ, और उसी का वो करेक्शन के तौर पे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसको आप लेटर ऑफ एक्सटेंशन लेके अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद वो दोबारा देखते हैं कि चलो बाकी सब चीज़ें ओके हो गया, अब आप फाइल को वापस से सबमिट कर दो। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद में आपके पास में एम्बेसी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि अब आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो किन के लिए वो भी एक बार समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास में एपीएस सर्टिफिकेट है, या जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप एपीएस के साथ में ही अपना प्रोसेस करेंगे। आप लोग को जाना होता है अपॉइंटमेंट, जब फाइल सबमिट करने के बाद बायोमेट्रिक्स के लिए आप जाएंगे वीएफएस सेंटर में, तो आपके पास में पेमेंट का लिंक पहले से आएगा, आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद में आपके पास में स्लिप डाउनलोड जो होगी उसमें एक रेफरेंस नंबर भी होगा, वो रेफरेंस नंबर आपको आगे काम आता है। किस तरह से काम आता है, जब आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद में आपको इसी पोर्टल में ही उस लेफ्ट साइड के कॉलम में सेक्शन में आपको ऑप्शन आता है कि अब आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। जब आप स्लॉट बुकिंग के लिए आप जाएंगे तो आपको काउंसलर पोर्टल जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट में। वहाँ पे आप अपना नया अकाउंट बनाओगे। अगेन नया अकाउंट बनाने का मतलब है कि अगर ऑलरेडी आपने मान लो फरवरी से पहले अगर आपने वीएफएस में ऑलरेडी अपना अकाउंट अगर बना रखा था, वो वाला अकाउंट इसमें वापस से यूज़ नहीं होगा। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। वीएफएस में आपने नया अकाउंट क्रिएट किया और फिर वहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपकी जो वीएफएस सेंटर है आपका, उस सेंटर पे आपका जो कैटेगरी है एपीएस के हिसाब से, स्टूडेंट विद एपीएस, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका अपॉइंटमेंट नियर बाय का अगर आ रहा होगा 2 दिन का, 1 हफ्ते बाद का, जैसा भी है, हो सकता है कि शायद ना भी आ रहा हो इमीडिएट बेसिस पे। जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो आप उसको बुक करो। जब अपने पास अपॉइंटमेंट आ गया उसके बाद में जब आप लास्ट में जब आप वीएफएस में जाते हैं, वीएफएस में जब आप जाओगे मोस्टली वो प्रोसेस है बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए, बट ऑलरेडी उस सेक्शन में जहाँ पे काउंसलर पोर्टल की वेबसाइट है वहाँ पे जब आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखाता है, उसी के नीचे में चेकलिस्ट भी दिखाएगा कि भाई आप चेकलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। वो चेकलिस्ट आपने डाउनलोड जब करेंगे तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ केसेस में एडमिशन लेटर मांग सकता है, किसी में 12th की मार्कशीट मांग सकते हैं, एडिशन हेल्थ इंश्योरेंस मांग सकता है। ये चीज़ें आपसे जो भी मांगी गई होगी आपकी चेकलिस्ट में वो आप वहाँ पे लेके जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से। आप वहाँ पे वीएफएस में आपने बायोमेट्रिक अपना सबमिट किया। वो सबमिट करने के बाद में अगेन जो नॉर्मल प्रोसेस डिपेंड कर रहा है अलग अलग एम्बेसीज का, दिल्ली का, मुंबई का, सब जगह का, 2 से 4 हफ्ते के अंदर में आपका वीज़ा जो है वो आपके पास में आ सकता है। अब बात करते हैं कि इस पूरे कम्प्लीटली जो डिजिटल प्रोसेस हो चुका है इसमें बेनिफिट क्या हुआ है आप लोग को। बेनिफिट इसमें ये निकल के आता है कि पहले जब ये पोर्टल नहीं था तब जिसके पास भी एडमिशन अगर नहीं भी आ रखा था किसी स्टूडेंट के पास में, वो भी एडवांस में अपना एंटिसिपेट करके कि भाई मेरा एडमिशन शायद आ सकता है, वो ऑलरेडी आपका स्लॉट बुक करके रखता था जिस भी एम्बेसी में उसको अप्लाई करना था। उससे क्या होता था कि ऑलरेडी एम्बेसी को ऐसा फील होता था कि भाई सारे स्लॉट्स जो हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं, एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी वजह से आप लोग की वेटिंग लिस्ट पहले बहुत ज़्यादा लंबी चलती थी, क्योंकि आप 3-3, 6-6 महीने अभी आप वेट कर रहे होते थे, आपको स्लॉट नहीं मिल रहे होते थे। अब क्योंकि सिर्फ इस वाले पोर्टल में जो आप देखेंगे कि आपकी फाइल तभी आगे बढ़ती है जब आप उसमें एडमिशन लेटर और अपना बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हो। तो एक ये बेनिफिट है कि अब इस प्रोसेस के आने के बाद में कोई भी पहले से अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकता है। दूसरा इसका जो एक बेनिफिट आप ये समझ सकते हैं कि पहले काफ़ी सारे जब मेरे पास में भी जो स्टूडेंट्स आते थे कि वीज़ा असिस्टेंस के लिए, वो आके सीधे सीधे ये बोलते थे कि सर आप हमें अपॉइंटमेंट जो है तुरंत दिलवा सकते हैं क्या, आप कितनी फीस चार्ज होनी है आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में। उनको हम तब भी बोलते थे कि भाई अपॉइंटमेंट हमारे हाथ में नहीं होता दिलवाने का, वो कम्प्लीटली जब ओपन होएगा आप खुद से ही बुक कर सकते हो। और ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें ऑलरेडी मार्केट में पहले इतने कह सकते हो कि आप ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको एक ह्यूज अमाउंट के साथ में बोलते थे कि भाई हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवा के दे रहे हैं, जो कि सब फ्रॉड चल रहा था, उसका कोई लॉजिक ही नहीं उस चीज़ का। वो सिस्टम पूरा अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब अगर आपको कोई भी बोले कि हाँ मैं अपॉइंटमेंट आपको दिलवा दूंगा, इतने पैसे आप दीजिए, उतने पैसे दीजिए, कोई सेंस नहीं है उस बात का, मत फंसना उन सब चक्करों में। उसके अलावा अब 2 महीने के अंदर में हमने देखा है कि जो मुंबई काउंसलेट हो गया, कोलकाता काउंसलेट है ना, बैंगलोर चेन्नई की काउंसलेट है, यहाँ पे आपका चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे आपका नॉन एपीएस वाले हो, आपको अपॉइंटमेंट काफ़ी जल्दी मिल रही है। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो चुका है।
नॉन एपीएस वालों को अभी भी दिक्कतें आ रही हैं इन सब जगह पे भी। इसके अलावा और क्या बेनिफिट आप समझ सकते हैं, पहले जब हम वीज़ा सबमिट करते थे आपको एम्बेसी का जो भी डिसीजन होता था वो आपने जो ऑलरेडी फाइल उनको सबमिट कर चुकी है उसके बेसिस में उन्होंने फाइल देखी, आपका इवैल्यूएशन किया और आपको जैसे था वो डिक्लेयर कर देते थे रिजल्ट का कि भाई आपको वीज़ा मिल रहा है या रिजेक्ट कर देते थे। अभी आपके पास में क्या बेनिफिट निकल के आता है कि अगर एम्बेसी को जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं ऑनलाइन या जो उसमें अपलोड करे हुए हैं उसमें अगर एम्बेसी को कोई भी डाउट अगर आ रहा है वो आपको करेक्शन के तौर पर आपसे सवाल करता है। इसका मतलब ये कि आपको सपोर्ट करना होता है बेसिकली कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हमें दोबारा से जमा करा दो। वो सारी चीज़ें जब उनको ओके फील होती है उसके बाद ही वो आपको सबमिट करने दे रहा है एप्लीकेशन का और फिर आप अपॉइंटमेंट ले पा रहे हो। तो एक ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जिससे आपके वीज़ा के सक्सेस के चांस बढ़ने के आसार हैं कि भाई चलो आप सारा कुछ एक्यूरेटली उनको जमा कर रहे हो तो डाउट मेरे ख्याल से क्रिएट ज़्यादा नहीं होगा एम्बेसी के दिमाग में। तो एक ये बेनिफिट आप इस चीज़ को ले सकते हो। अब अगर बात करेंगे भी इसके इसके नेगेटिव अभी भी क्या है। नेगेटिव के तौर पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट अभी भी चल रहा है वो नुकसान हुआ है उन स्टूडेंट्स को जो कि नॉन एपीएस कैटेगरी के हिसाब से वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो। ये बात कोई नई नहीं है, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही बात बोलते आ रहा हूँ कि आप जो नॉन एपीएस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस जो कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जर्मनी में उसमें अगर आप जा रहे होते हैं तो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले भी नहीं मिल रहा था। इस पोर्टल के इंट्रोड्यूस होने से 3-4 महीने पहले भी लोग वेट लिस्ट में डले हुए थे। अभी भी सेम चल रहा है। अगर आप दिल्ली से अगर आप कर रहे हो और आप नॉन एपीएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो आपको अपॉइंटमेंट दिल्ली में भी नहीं मिलने वाला है ना, अभी भी नहीं मिल रहा है। जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आपको शायद मुंबई में कोलकाता वगैरह में फिर भी आपके चांसेस हैं कि आपके पास में नॉन एपीएस वालों को भी अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर आपका जो आपने मान लो मार्च का इंटेक का ले रखा होगा, फेब का इंटेक का एडमिशन ले रखा होगा और आप वेटिंग लिस्ट में ही अभी भी रुके हुए हो, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, अल्टीमेटली आपको वापस से अपना जो इंटेक है वो आगे बढ़ाना पड़ता है। तो एक यही एक प्रॉब्लम है कि अब इसको आप इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि भाई दिल्ली में मान लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये सब कारण बन सकता है। बट कोशिश अगर आप करो कि आप प्राइवेट को थोड़ा सा अवॉइड करो या पहले से प्री प्लान करो कि भाई आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो आप एक इंटेक के बाद फ़ोन से एडमिशन लेटर लेके रखिए ताकि आपका शायद 4-5 महीने के अंदर में आना शुरू हो जाए। दूसरा एक छोटा सा जो नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो या जो और इम्प्लीमेंट इनको करना चाहिए था बेसिकली वो ये था कि अगर इनको वापस से आपको काउंसलर पोर्टल से उठा के वीएफएस में भेजना था, वापस से आपको स्लॉट का वेट ही करना है क्योंकि स्लॉट ऐसे नहीं कि आपके पास में अगर काउंसलर पोर्टल ने बोला है कि आप जाके बुक कर सकते हो तो वहाँ पे कैलेंडर में आपको डेट दिखी रही होगी स्लॉट बुक करने की। उसमें भी आपको टाइम लगता है कि आपके पास में स्लॉट कब ओपन होगा, आपको बार बार चेक करना ही पड़ रहा है। तो अगर आपको बार बार चेक करना ही पड़ रहा था तो ये पहले भी हमें यही काम था कि भाई पहले भी हमें स्लॉट देखने पड़ते थे कब ओपन हुए हैं। तो वो इनको बेसिकली चेंज करना चाहिए था कि भाई आप काउंसलर पोर्टल से वीएफएस की वेबसाइट में तभी भेजो बच्चों को जब वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल हो, या आप नोटिफिकेशन जैसे पहले प्रोवाइड कराते थे कि अपॉइंटमेंट खुले हैं, अभी भी अगर वो हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता। बाकी प्रोसेस जो है अच्छा है कि सब डिजिटल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा लोगों का इन सब चीज़ों के लिए और धीरे धीरे करके ये स्लॉट वाली प्रॉब्लम भी कम होनी ही होनी है। अभी एकदम से कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही होती है उसको सेटल होने में, उसको चीज़ें बढ़ने में मुश्किलें तो थोड़ी आती हैं, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन ये चीज़ें हो जाएंगी। होपफुली विंटर इंटेक जो आएगा उसमें सब डिफ़िकल्टी ना हो। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों का दिल्ली के लिए खास करके अभी भी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ पे, उसके दिक्कतें हैं ही स्लॉट का और मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, बट एज़ कम्पेयर टू जो पब्लिक यूनिवर्सिटी को स्लॉट आसानी से मिल जाते हैं वो उनको तब भी दिक्कतें आएंगी। बाकी आप लोग को अगर जर्मनी में वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फॉर्म वगैरह भरने में भी अगर जिसको प्रॉब्लम्स आती हैं या थोड़ा बहुत भी असिस्टेंस चाहिए आपको हमारी तरफ से, आप कांटेक्ट कर सकते हो कॉल पे, ईमेल पे, वील बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।